So hello everyone, welcome to the daily answer writing discussion. And the first question was write a short note on the structure of language. लैंग्वेज के स्ट्रक्चर के ऊपर आपने एक शॉर्ट नोट लिखना था. ऑब्वियसली इट इज ऑफ द 10 मार्क्स, 10 मार्क्स का ये क्वेश्चन है. मोस्ट ऑफ यू हैव रिटन द शॉर्ट नोट ऑन लैंग्वेज. लैंग्वेज के ऊपर आपने शॉर्ट नोट लिख दिया है, बट द क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ लैंग्वेज. आपने लैंग्वेज को एज अ मोर्फोलॉजिकल सब्सटेंस आपने पेश करना था. ओके, सो लेट्स डू इट. So first of all, introduction. In the introduction, try to write as comprehensive and as simplistic definition as you can. So ट्रेगर ने एक बहुत ही सिंपलिस्टिक और बहुत ही कंप्रीहेंसिव डेफिनेशन दी है. सो ट्रेगर ही वॉज अ अमेरिकन लिंग्विस्टिक. तो उन्होंने एक डेफिनेशन दी है दैट अ लैंग्वेज इट इज़ अ सिस्टम ऑफ arbitrary vocal symbols. Arbitrary vocal symbols, for example, A, B, C, D, E. As I write A, जैसे ही मैं A को लिखता हूं तो आपके दिमाग में एक आवाज़ गूंजती है. ठीक है, जैसे मैंने ये सिंबल को लिखा, इस तरह के सिंबल को लिखा, आपके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी. उस आवाज़ ने कहा A. मैंने ये सिंबल लिखा, फिर उसके बाद फिर से आपके दिमाग में एक आवाज़ गूंजी जिसने कहा बी. मैंने ये सिंबल लिखा, आपके दिमाग में आवाज़ गूंजी सी. सो दीज आर दी वोकल सिंबल्स. इन सिंबल्स को आप बोल सकते हो. अगर अकेला ए बोलो कोई मतलब नहीं निकलेगा. ठीक है, जब तक आप इन सिंबल्स को इकट्ठा करके एक वर्ड नहीं बनाते इसका कोई मतलब नहीं निकलता. बट स्टिल in every alphabet they are finite in number. For example, take the case of पंजाबी. शाहमुखी स्क्रिप्ट की बात करें अगर हम, तो उसमें 35 सिंबल्स ऐसे होते हैं, ऊड़ा एड़ा ईडी सस्सा हा. ठीक है, तो अलग अलग स्क्रिप्ट्स में अलग अलग अल्फाबेट्स में एक फाइनाइट नंबर ऑफ वोकल सिंबल्स होते हैं. इनको हम फोनीम्स कहते हैं. आगे चल के करेंगे ये सारा कुछ. ठीक है, जब हम स्ट्रक्चर की बात करेंगे, अभी तो सिर्फ इसकी इंट्रोडक्शन चल रही है. सो दीज आर द वोकल सिंबल्स. द सिस्टम ऑफ द वोकल सिंबल्स बाय द मीन ऑफ विच द मेंबर ऑफ द सोसाइटी दे इंटरेक्ट इन द टर्म्स ऑफ द टोटल कल्चर. इसका फंक्शन क्या है? इंटरेक्शनल फंक्शन होता है, यानी कि कम्युनिकेशन करते हैं. वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ वो कम्युनिकेट करते हैं. And this communication, it can be interpreted on the basis of the whole cultural system. ठीक है, अगर आप एक कंटेक्स्ट में कहोगे कि बहुत बुरा हुआ तो उसका मतलब कुछ और निकलेगा. अगर आप किसी और कंटेक्स्ट में कहोगे कि यार बहुत बुरा हुआ तो उसका मतलब शायद कुछ और निकाला जाए. इसी तरह से अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग जो साउंड्स हैं उनके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल तो इस तरह से अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग कंटेक्स्ट में जो साउंड्स हैं उनके अलग अलग मतलब निकाले जाते हैं. सो द लैंग्वेज इट इज इंटरप्रिटेड ऑन द बेसिस ऑफ द कल्चर. उसको कल्चर के बेसिस के ऊपर इंटरप्रेट किया जाता है. ओके, सो यू कैन राइट दिस डेफिनेशन. आप इस डेफिनेशन को लिख सकते हो. देन द कंपोनेंट्स. सो द फर्स्ट कंपोनेंट इट इज द फोनोलॉजिकल कंपोनेंट. देखिए, साउंड्स आपके पास इनफाइनाइट हो सकती हैं, ओ आ उ ई, जितनी मर्जी साउंड्स बना लो. बट एक अल्फाबेट में, एक लैंग्वेज में देर आर फाइनाइट कंपोनेंट्स. Finite, not infinite. There are finite component of the sounds, and on those finite components you have finite symbols also. For example, A. इस सिंबल का मतलब क्या है? A. इस सिंबल का मतलब क्या है? B. And these symbols are finite in every language and in every alphabet. और इनको हम कहते हैं phonemes.
एंड दीज आर फाइनाइट। यू आप फोनीम्स को कंबाइन करते हो, CAT, तो कैट बनता है। आपके दिमाग में बिल्ली की तस्वीर आ जाती है, जो भी बिल्ली आपने देखी होगी। ठीक है, DOG, अगर मैं D अकेला लिख दूं तो किसी कुत्ते की तस्वीर नहीं आएगी। DOG लिखा तो आपके दिमाग में डॉग की तस्वीर आ जाती है, कुत्ते की तस्वीर आ जाती है। सो दीज आर द फोनोलॉजिकल कंपोनेंट्स एंड दीज फोनीम्स दे आर द स्मॉलेस्ट कंपोनेंट ऑफ द लैंग्वेज। ये छोटे से छोटा कंपोनेंट होता है लैंग्वेज का। और ये जो फोनीम शब्द है, ये सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था लिंग्विस्टिक्स में सोसॉर ने लिखा था, ये मतलब भी दिया था। देन यू हैव द लेक्सिकन, these are the first meaningful units of the language and these are also finite। ठीक है। okay, so for example they can be like cat, dog, and they can be like suffixes as well as prefixes। ठीक है, वो suffixes भी हो सकते हैं, वो prefixes भी हो सकते हैं। ठीक है, they are finite, that is why you have something called dictionary। अगर इनफाइनाइट, हाँ ये ज़रूर आप कह सकते हो कि ये जो लेक्सिकन्स हैं ये इवॉल्विंग नेचर के होते हैं। जैसे ही नई कुछ टेक्नोलॉजी बनती है, नया कुछ आपकी इनोवेशन होती है, सोसाइटी की कल्चर का एवोल्यूशन होता है, वैसे ही नई वोकैब भी आती है, नई वोकैबलरी भी आनी स्टार्ट हो जाती है। बट एसेंशियली दे आर फाइनाइट, नॉट इनफाइनाइट। ओके, सो दे कैन बी ग्रामेटिकल एज वेल एज ऑटोनॉमस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ING लिख दूं तो इसका खुद का कोई मतलब नहीं है। अगर मैं क्राई के साथ ING लिख दूं तो इसका मतलब है रो रहा है, तो अब इसका मतलब बना। ठीक है, सो दीज प्रीफिक्सेस, सुफिक्सेस, दे आर ग्रामेटिकल लेक्सिकन्स। खुद का कोई मतलब नहीं होता, किसी चीज के साथ जोड़ दो तो मतलब बनता है। ठीक है, देन मोर्फोलॉजी, इट इज अ ग्रामेटिकल सिस्टम दैट पुट मीनिंगफुल वर्ड्स टुगेदर। ठीक है, इसको हिंदी में कहते हैं संधि, जब आप दो वर्ड्स को एक साथ जोड़ते हो। ठीक है, एंड दिस इज डन ऑन द बेसिस ऑफ अ ग्रामेटिकल सिस्टम। रूल्स एंड रेगुलेशन का सिस्टम होता है हर एक लैंग्वेज में, उस रूल्स एंड रेगुलेशन के ऊपर जो है दो वर्ड्स की संधि की जाती है। ठीक है, अगेन दीज आर फाइनाइट। देन यू हैव सिंटेक्स, दीज आर द रूल्स जिसमें आप अलग अलग शब्दों को लेते हो, उन शब्दों को एक दूसरे के साथ जोड़ते हो और एक सेंटेंस बनाते हो। ओके, एंड दीज आर इनफाइनाइट। आप फाइनाइट सिंबल्स को, फाइनाइट वर्ड्स को लेके इनफाइनाइट सेंटेंसेस क्रिएट कर सकते हो। ओके, सो दिस इज सिंटैक्स। हाउ द सेंटेंसेस आर मेड, अगेन the syntaxes are also cultural dependent। syntaxes भी cultural dependent होते हैं, ये भी social dependent होते हैं। ठीक है, then you have the semantic component। semantic component का मतलब है उस syntax का meaning किस तरह से interpret किया जा रहा है। ओके, या फिर उन words को अलग अलग, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल देता हूं मैं। लेट से मैंने कहा प्लीज पास मी, वुड यू प्लीज पास मी वाटर, क्या आप मुझे पानी दे देंगे। ठीक है, इसका मतलब है कि मैं पोलाइटली किसी से मांग रहा हूं पानी। मैंने दूसरा सेंटेंस क्रिएट किया, पास मी वाटर, वुड यू, इसका मतलब है आई एम डायरेक्टिंग समवन, आई एम नॉट पोलाइट एट ऑल। ठीक है, सो दीज आर नोन एज द सिमेंटिक्स। कि अलग अलग कंपोनेंट्स मैंने, अब देखो कंपोनेंट्स मैंने उसी तरह से यूज किए हैं। ठीक है, वही कंपोनेंट्स हैं, वही शब्द हैं मेरे, बट ड्यू टू डिफरेंट
उनकी अरेंजमेंट मैंने डिफरेंट कर दी, अपनी जो वॉइस की टोन है वो मैंने डिफरेंट कर दी, तो इसके साथ जो उसका मतलब है वो बदल गया। ठीक है, एंड दिस इज नोन एज द सिमेंटिक्स, और इसको हम सिमेंटिक कहते हैं। तो ये जो 5 कंपोनेंट्स और 5 ये ऑपरेशंस होते हैं किसी भी लैंग्वेज में, एंड दीज थिंग्स आर यूनिवर्सल, ये हर एक लैंग्वेज में होती हैं, और यही चीज़ें आपने बतानी थी इस शॉर्ट नोट में। चलिए सी, एक जो चीज़ मैं काफ़ी ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ आंसर्स में, मैंने पहले भी ऑब्ज़र्व की है, पहले भी कहा है, बार बार कहता रहा हूँ, जो सबसे प्रियोर चीज़ होती है, जो सबसे बड़ी चीज़ होती है किसी भी ऑप्शनल में, किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी डिसिप्लिन में, वो होती है आपकी समझ, आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसिप्लिन। अपनी अंडरस्टैंडिंग को बरकरार रखें, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। अगर आप अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़िया से डेवलप कर रहे हैं, अच्छे से डेवलप कर रहे हैं, कंसेप्ट्स को क्लियर कर पा रहे हैं, तभी आप उस सब्जेक्ट में, उस ऑप्शनल में, उस डिसिप्लिन में एक्सेल कर पाएंगे, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग वाले ही क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। ओके, सो प्लीज द फर्स्ट स्टेप इज मेकिंग योर अंडरस्टैंडिंग। अपने कंसेप्ट्स को क्लियर करो, योर कंसेप्ट शुड बी क्रिस्टल क्लियर, बढ़िया से क्लियर हो जाने चाहिए आपके कंसेप्ट्स। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज द ह्यूमन लैंग्वेज डेवलप्ड ड्यू टू बोथ कल्चर एज वेल एज बायोलॉजिकल फैक्टर्स डिस्कस। ठीक है, 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। इंट्रोडक्शन सबने बढ़िया किया है, लैंग्वेज की आप अपनी अंडरस्टैंडिंग दे दी, दैट व्हाट इज़ लैंग्वेज, और ये अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग तरह से बोली जाती है, इसका डेवलपमेंट जो इंसानों में है वो बहुत यूनिक हुआ है ड्यू टू फॉलोइंग बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बढ़िया इंट्रोडक्शन है, सबका एक ही लाइन के ऊपर इंट्रोडक्शन आ रहा है। ठीक है, और ये ठीक है, ये इंट्रोडक्शन बढ़िया है। ओके, बट देन द थिंग्स कोलैप्स। उसके बाद देखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन का कंटेक्स्ट क्या है। क्वेश्चन में हमने बायोलॉजिकल फैक्टर्स और कल्चरल फैक्टर्स को बताना है, जिसकी वजह से आपकी जो इंसानी लैंग्वेज है वो डेवलप हुई है, यानी कि उसका ओरिजिन हुआ है, ओरिजिन के बाद उसका अलग तरह से डेवलपमेंट हुआ है देन द एनिमल्स। ओके, सो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कंटेक्स्ट क्या है, डार्विनियन हाइपोथेसिस। डार्विनियन हाइपोथेसिस, डार्विनियन हाइपोथेसिस क्या कहता है कि एनिमल्स में और इंसानों में, दोनों में लैंग्वेज होती है, क्योंकि हम दोनों एवोल्यूशन का पार्ट हैं। इंसान लैंग्वेज को अलग से यूज कर पाए हैं ड्यू टू सम बायोलॉजिकल एज वेल एज कल्चरल फैक्टर्स, जबकि एनिमल्स उतना एफिशिएंटली लैंग्वेज को कम्युनिकेशन के लिए यूज नहीं कर पाए हैं। आपने बस इतना लिखना था, मतलब ये डार्विनियन हाइपोथेसिस है। फिर उसके बाद डार्विनियन हाइपोथेसिस 2 हाइपोथेसिस देता है या फिर 2 थ्योरीज देता है। The first is the natural evolution theory or natural evolution hypothesis for language, and the second one, which is more crucial, is the need hypothesis. और इन चीज़ों को ही आपने लिखना था। कंटेक्स्ट मेरा क्या है, डार्विनियन हाइपोथेसिस, कि इंसानों में लैंग्वेज अलग क्यों है जानवरों से, क्योंकि जानवर भी लैंग्वेज बोलते हैं लेकिन उसको इतना एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, कुत्ता कम्युनिकेट करता है अपनी दुम हिला के, बार्क करके। उसी तरह से अलग अलग जो जानवर हैं उनका भी एक कम्युनिकेशन का सिस्टम है। चिंपैंजीज का भी कम्युनिकेशन का सिस्टम होता है। ठीक है, एप्स का अलग, गोरिल्ला का अलग होता है कम्युनिकेशन सिस्टम, एलिफेंट्स का भी कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, बट दे आर नॉट दैट एफिशिएंट
इन कम्युनिकेशन एज वी आर, हमारे जितने वो एफिशिएंट नहीं है। ठीक है, सो दिस इज द डार्विनियन हाइपोथेसिस। व्हाट मेक्स अस एफिशिएंट? सो द फर्स्ट इज दैट वी आर ऑन द primary level, on the topmost level of the natural evolution ladder, and then due to some cultural as well as social changes we needed language to be more efficient। वो नीड हाइपोथेसिस हो गया, और उसके बाद जो एवोल्यूशन वाला पार्ट है वो बायोलॉजिकल फैक्टर्स में नेचुरल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस बन गया। ओके, तो इस तरह से आपने चीज़ों को समझना है, चीज़ों को पढ़ना है और चीज़ों को लिखना भी है। चलिए सबसे पहले हम बायोलॉजिकल फैक्टर्स पे आते हैं। सो नेचुरल एवोल्यूशन हाइपोथेसिस, इन द एवोल्यूशनरी डेवलपमेंट ह्यूमंस एक्वायर्ड मोर सोफिस्टिकेटेड ब्रेन। क्यों भाई, क्यों मोर सोफिस्टिकेटेड ब्रेन हमारे पास आ गया? ड्यू टू इरेक्ट पोस्चर। ठीक है, हम सीधे खड़े होने स्टार्ट हो गए, हमारा इरेक्ट पोस्चर बन गया, विच मेड लैंग्वेज इन्वेंशन एंड लर्निंग पॉसिबल। बड़ा दिमाग, बड़ा सेरिब्रल कॉर्टेक्स, लर्निंग पॉसिबल हो गई। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने बड़ा दिमाग तो लिख दिया, बड़ा दिमाग तो हाथी का भी होता है, हमसे बड़ा दिमाग होता है, क्रेनियल कैपेसिटी हमसे ज़्यादा है। सेरिब्रल कॉर्टेक्स, दिस इज द कीवर्ड। सेरिब्रल कॉर्टेक्स को लिखना है। ठीक है, न्यूरॉन्स की डेंसिटी हम इंसानों में सेरिब्रल कॉर्टेक्स में ज़्यादा है, तो हम प्रॉपरली चीज़ों को कंप्रीहेंड कर पाते हैं। ओके, लर्न कर पाते हैं लैंग्वेज को। देन ऑन दिस यू हैव नॉम चॉम्स्कीज इनेट लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस हाइपोथेसिस। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। नॉम चॉम्स्की कहते हैं दैट यूनिवर्सली दिस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस इज प्रेजेंट इन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, ये एक यूनिवर्सल फिनोमिना है। ठीक है, ब्रेन का एक पार्ट में ये डिवाइस प्रेजेंट होता है ऑलरेडी, न्यूरॉन से बना हुआ बच्चे में, जो कि आपको पुश करता है, जो कि दिमाग को पुश करता है लैंग्वेज सीखने के लिए। तभी एक बच्चा जो है वो इतनी जल्दी लैंग्वेज को एक्वायर कर पाता है, लैंग्वेज को सीख पाता है। अगर आप अब करने बैठेंगे लैंग्वेज को एक्वायर, आप उतनी जल्दी से नहीं कर पाएंगे जितना एक बच्चा कर पाता है। और आपको एक फॉर्मल ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। बच्चे को कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं लेनी पड़ती, एक दूसरे को देख के ही सीख जाते हैं वो, बिकॉज दे हैव दिस लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इसी के ऊपर नॉम चॉम्स्की ने, ही वॉज लिंग्विस्टिक यूनिवर्सल, मतलब वो यूनिवर्सलिस्ट थे। कई रिलेटिविस्ट हैं, लिंग्विस्टिक रिलेटिविस्ट, कई यूनिवर्सलिस्ट हैं। सो नॉम चॉम्स्की इज अ यूनिवर्सलिस्ट। सो एज सून एज द मैन डेवलप्ड द बायोलॉजिकल एंड न्यूरोलॉजिकल कैपेसिटी, जैसे ही उसके पास लैड आया, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस बना न्यूरॉन से, सो ही वॉज हिमसेल्फ पुश्ड, उसके अंदर इनेट डिज़ायर आई कि मुझे इस लैंग्वेज सीखनी चाहिए, या फिर लैंग्वेज कुछ ऐसा कम्युनिकेशन सिस्टम इन्वेंट करना चाहिए। ठीक है, सो द लैंग्वेज वॉज एन इनएविटेबल नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, सो दिस इज द की वर्ड, इनएविटेबल नेक्स्ट स्टेप। और लैंग्वेज खुद ब खुद डेवलप हो गई, और जो हमारे अंदर लैंग्वेज डेवलप हुई वो बहुत ज़्यादा एफिशिएंट थी बिकॉज ऑफ दिस लैड। ओके, देन इसी के ऊपर फिर और एक अमेरिकन लिंग्विस्टिक फिलिप लिबरमैन का हमें एक तर्क मिल जाता है। सो इन द रीसेंट नियंदरथाल स्टडी, फिलिप लिबरमैन कहते हैं कि नियंदरथाल के पास क्लियरली एक लैंग्वेज थी, एक स्पीच की एबिलिटी थी, लेकिन वो स्पीच की एबिलिटी बिल्कुल जानवरों जैसी थी। जो मॉडर्न लैंग्वेजेस हैं, जो ये एफिशिएंट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो मैं और आप कर रहे हो किसी मीडियम के थ्रू, ये अर्ली होमोनिड्स में, अर्ली होमोसेपियंस में, मॉडर्न ह्यूमंस में विकास, मॉडर्न ह्यूमन में एवॉल्व हुई, विकसित हुई। और इसी के ऊपर देन यू हैव द
क्रियोल लैंग्वेज हाइपोथेसिस, ठीक है, इट सब्सटेंशिएट्स दिस मोनोजेनेसिस थ्योरी और मोनोजेनेसिस हाइपोथेसिस कि हमारी लैंग्वेज एक जगह से बनी है, एवोल्यूशन एक जगह से हुआ है, ठीक है। सो आपके पास जो क्रियोल लैंग्वेज है उसके ग्रामेटिकल चीज़ें जो हैं, उसकी जो ग्रामेटिकल सिमेंटिक्स हैं वो थ्रू आउट द वर्ड पाए जाते हैं। सो इट इज़ अ गुड इथनोलॉजिकल कंटेक्स्ट जो कि हमें ये बताता है कि हमारी लैंग्वेज इवॉल्व हुई है इन अ मोस्ट एफिशिएंट वे। ओके, और कौन कौन से हैं, जैसे कि मैंने पहले बताया सेरिब्रल कोर्टेक्स हमारा इनलार्ज हुआ। देन पॉल ब्रोका इज ब्रेन का यहाँ पे एक सिस्टम होता है यहाँ पे, ठीक है। इससे क्या होता है, यू कैन कंप्रीहेंड दी साउंड, आपकी एबिलिटी बढ़िया हो जाती है साउंड को कंप्रीहेंड करने की, साउंड का मतलब निकालने की, एंड यू कैन एफिशिएंटली प्रोड्यूस दैट कंप्रीहेंडेड साउंड, ठीक है। जैसे आपने कुछ सुना, आपने कुछ राग सुना सारे गा मा पा, ठीक है, तो आप भी इस तरह से सिमिलर इसी वे में आप उस राग को अलाप सकते हो। वो जो काम होता है वो सेरिब्रल कोर्टेक्स और पॉल ब्रोका का दोनों को एफिशिएंटली अगर आप कोऑर्डिनेट करने के लिए छोड़ देते हो तभी वो चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं। आपने कंप्रीहेंड किया, फिर आपने उसको इमिटेट किया, ठीक है। सो ड्यू टू enlargement ऑफ ब्रेन यू हैव बोथ ऑफ दीज थिंग्स, सेरिब्रल कोर्टेक्स बड़ा हो गया, सेरिब्रल कोर्टेक्स एफिशिएंट हो गया, पॉल ब्रोका का डेवलपमेंट हो गया। ओके, देन व्हाट आर द कल्चरल फैक्टर्स। सो कल्चरल फैक्टर्स में यू हैड नीड, आपको नीड क्यों थी लैंग्वेज की, क्योंकि वार्निंग हाइपोथेसिस क्या कहता है कि शुरुआती दौर में आपके पास जो इंसान हैं वो प्रीडेटर नहीं बने होंगे। ऑब्वियसली नियंदरथाल मैन तक इंसान टॉप प्रीडेटर नहीं बन पाए थे, क्योंकि तब तक हमारे पास इतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी नहीं थी कि हम टॉप प्रीडेटर बन पाए। सो ऑब्वियसली जंगलों में रहते हैं हम लोग और हमें भागने की ज़रूरत ज़रूर पड़ती होगी, पीछे शेर पड़ जाता होगा या फिर कोई और एनिमल पड़ जाता होगा, ठीक है। सो लेट से इस इंसान के पीछे कोई जानवर पड़ा हुआ है, तो वो भाग के बाकियों को इमिटेट करना चाहता है, बाकियों को बताना चाहता है कि भागो शेर आ गया, ठीक है, वार्निंग देना चाहता है। तो जो पहली लैंग्वेज बनी होगी वो वार्निंग के लिए बनी होगी। ट्राइबल मेंबर्स एक दूसरे को वार्न करना चाहते होंगे कि कोई बीस्ट, कोई जानवर जो है वो अप्रोच कर रहा है। ओके, दिस इज द फर्स्ट हाइपोथेसिस। देन यही हो हाइपोथेसिस says that during the Neanderthal time we also started, even नियंदरथाल के पहले ही शुरू हो गया था, we also started big game. What is small game and what is big game? स्मॉल गेम में क्या होता है कि आपको उस जानवर का शिकार करना होता है जो कि आपसे छोटा होता है, जैसे चूहा, बिल्ली, कुत्ता। आप अकेले भी उस जानवर का शिकार कर सकते हो। दो इंसान इजीली एक कुत्ते को मार सकते हैं, एक बिल्ली को मार सकते हैं। बट व्हाट अबाउट एन एलिफेंट? अगर आपने किसी एक एलिफेंट का शिकार खेलना हुआ, किसी डियर का शिकार खेलना हुआ जो कि आपसे ज़्यादा एफिशिएंट है इन रनिंग, इन अटैकिंग यू, व्हाट अबाउट दैट? तो आपको एक सोसाइटी को, ज़्यादा लोगों को गैदर होना पड़ता है। सिर्फ गैदरिंग से काम नहीं चलता, यू ऑल्सो हैव टू कोऑर्डिनेट। आपको कोऑर्डिनेट भी करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। देन टू कोऑर्डिनेट यू ऑल्सो नीड टू प्रोड्यूस सम साउंड्स, सम मीनिंगफुल साउंड्स, जो कि एक दूसरे के साथ आपको, आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो बैठा सकें। ओके, इसके ऊपर आपका बना है ये ही हो हाइपोथेसिस, दैट इट वाज द ह्यूमन कोऑपरेटिव एफर्ट दैट प्रोड्यूस द फर्स्ट साउंड, or that produce the first language, not sound. Then the lying hypothesis. See, in the symbolics,
In any culture, there are two kinds of people. दो तरह के लोग होते हैं, ठीक है, in any cultural system. One is convergents, जो कि उस कल्चर के नॉर्म के ऊपर चलते हैं. द अदर्स आर द डाइवर्जेंट्स. ओके, कन्वर्जेंट्स एंड डाइवर्जेंट्स. कन्वर्जेंट्स वो होते हैं जिनको आप कह देते हो कि सुबह उठ के बड़ों के पाँव छूने चाहिए, तो वो पूरी उम्र उसी चीज़ को फॉलो करेंगे, कल्चरल रूल्स को फॉलो करेंगे. डाइवर्जेंट्स होते हैं जो कि उन कल्चरल रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं. अ कल्चर और एन सोसाइटी, दे कैन नॉट सिंपली थ्रो अवे डाइवर्जेंट्स. वो डाइवर्जेंट्स को सिंपली बाहर नहीं निकाल सकते. इट इज़ नॉट इवन पॉसिबल. अगर ऐसे कोई भी सोसाइटी, कोई भी कल्चर लोगों को बाहर निकालना शुरू कर देगी तो सोसाइटी में कोई बचेगा ही नहीं. दे हैव टू मेक अ रिड्रेसल मैकेनिज्म. उनको एक रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाना पड़ता है, जिसमें रिड्रेसल मैकेनिज्म में आपके लॉ एंड ऑर्डर आ जाते हैं, आपके पनिशमेंट्स आ जाती हैं, एविडेंस रिकवरी आ जाती है, ठीक है, एविडेंस बनाना आ जाता है. तो लाइंग हाइपोथेसिस क्या कहता है? दैट डाइवर्जेंट्स बनने शुरू हो गए होंगे. जब कल्चर, जब पहली सोसाइटी बनी होगी आपकी, तब आपके पास उसी के साथ ही डाइवर्जेंट्स भी बनने शुरू हो गए होंगे. और डाइवर्जेंट्स को लाई करना पड़ता है. दे हैड टू लाई, ठीक है. फॉर द पर्पज ऑफ लाइंग, लैंग्वेज वुड हैव बीन डेवलप्ड. लैंग्वेज का जो डेवलपमेंट है वो लाइंग के पर्पज से हुआ होगा सबसे पहले. ओके, सो दैट यू कैन हाइड योर रियल इमोशंस. ओके, सो दिस इज द लाइंग हाइपोथेसिस, कि आपकी कोई कल्चर बनी होगी, कल्चर में जो लोग रूल्स एंड रेगुलेशंस को प्रॉपरली फॉलो नहीं कर सकते, दे हैड टू hide their emotions, they had to lie. So for the purpose of lying, a system of language had been developed. तो एक system of language develop हो गया होगा. Okay, so these are the cultural factors. तो इस तरह से आपको क्वेश्चन को लिखना था. Okay, so the next question, it was language and culture. रिलेशनशिप आपने बताना था लैंग्वेज और कल्चर के बीच में क्या होता है, ठीक है. सब लोग कल्चर से लैंग्वेज की तरफ तो चले गए. दैट हाउ कल्चर हैज़ इन्फ्लुएंस्ड द लैंग्वेज, बट कोई लैंग्वेज से कल्चर तक नहीं जा पाया है. ओके, सो दोनों वे से आपको देखना है चीज़ों को. चलिए, सो सबसे पहले जो रिलेशनशिप है बिटवीन लैंग्वेज एंड कल्चर, इट वाज स्टडीड बाय फ्रांज बोआ. ठीक है, फ्रांज बोआ ने स्टडी किया था एस्कीमोज में और अमेरिकन इंडियंस में. और उन्होंने कहा कि जैसे जैसे आपका कल्चर डाइवर्सिफाई होता रहता है, वैसे वैसे आपका जो लैंग्वेज की वोकैब है, वोकैबुलरी है लैंग्वेज की, वो भी विकसित होती रहती है, वो भी डेवलप होती रहती है. फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ अपूत. अपूत का मतलब है जो स्नो ऑलरेडी ग्राउंड के ऊपर पड़ी है इन अमेरिकन इंडियंस. काना, काना का मतलब है जो स्नो गिर रही है. हमारे लिए तो बर्फ बर्फ है भाई, ठीक है, चाहे वो पड़ी हुई है, चाहे वो गिर रही है, ठीक है. कमुकसुंग, कमुकसुंग का मतलब है जब स्नो ड्रिफ्ट हो रही है, ठीक है, इस तरह से गिर रही है, ड्रिफ्ट आ रही है स्नो में. तो वोकैब स्नो के अलग अलग एक्शन के लिए उन्होंने अलग अलग जो वोकैब है, उनकी वोकैबलरी है, वो चेंज हो जाती है. इट मीन्स दैट द लैंग्वेज इट इज रिलेटिव. ओके, कि अलग अलग कल्चर में अलग अलग तरह की जो लैंग्वेज है, जो लैंग्वेज के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, लैंग्वेज का जो सिंटेक्स है, लैंग्वेज की जो मॉर्फोलॉजी है, वो चेंज होती रहती है. ओके, so it can also be asked as write a short note on linguistic relativists or linguistic relativism.
इसके ऊपर भी पूछा जा सकता है। ओके, सो फर्स्ट इज द लेक्सिकल कंटेंट। लेक्सिकल कंटेंट कैसे बदलता है वन कल्चर टू अनदर कल्चर? सो देर आर 4 स्टडीज। द फर्स्ट वन इट इज़ बाय द बर्लिन एंड के। उन्होंने कलर्स के ऊपर स्टडी की है एंड दे हैव कम टू अ कंक्लूजन कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाती है, जैसे जैसे सोसाइटी और कल्चर जो है वो हेट्रोजिनस होता जाता है, वैसे वैसे आपका जो कलर की वोकेबलरी है वो भी बढ़ती जाती है। देन ब्राउन और वित्कोवस्की ने कोर वोकेबलरी के ऊपर एक स्टडी की है। ओके, उन्होंने कहा कि जो अमेरिकन इंडियंस हैं उनके पास ज़्यादा बड़ी वोकेबलरी है प्लांट्स के लिए, बिकॉज दे आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद देयर नेचुरल हैबिटेट। तो उनके पास ज़्यादा बड़ी वोकेबलरी है लैंग्वेज के लिए रादर देन द अर्बन नॉर्थ अमेरिकन्स, क्योंकि दे आर नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द नेचुरल इन्वायरमेंट। ठीक है, तो कोर वोकेबलरी है वो वन कल्चर टू अनदर कल्चर चेंज होती है। देन यू हैव द सोशल लिंग्विस्टिक्स। ओके, सो जॉन फिशर ने इसके ऊपर स्टडी किया था। उन्होंने अमेरिकन मिडिल स्टेटस फैमिलीज के ऊपर स्टडी किया इन न्यू इंग्लैंड रीजन। ठीक है, अमेरिका का जो न्यू इंग्लैंड रीजन है उसमें उन्होंने स्टडी किया था मिडिल क्लास फैमिलीज के ऊपर, और उन्होंने एक चीज़ पाई कि जो मिडिल क्लास फैमिलीज के बच्चे हैं, सिंस दे बिलोंग टू वन स्टेटस ग्रुप, दे बिलोंग टू वन कल्चरल ग्रुप, सो दे टेंड टू स्पीक इन अदर वे देन दी हायर क्लास और दी लोअर क्लास फैमिलीज। ठीक है, उन्होंने ये देखा कि जो एंड वाली जी है वो लोग उस जी को गिरा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिंगिंग, दे विल से सिंगिंग, डांसिंग, दे विल से डांसिंग। तो इस तरह से न्यू इंग्लैंड रीजन में एक अलग तरह का एक जो लिंग्विस्टिक्स, सोशल लिंग्विस्टिक्स हैं वो डेवलप हो रहे थे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो लैंग्वेज है इट इज़ रिलेटिव। देन सिमिलरली यही चीज़ क्लिफर्ड ग्रीट्स ने भी जावानीज कल्चर में पाई। रादर इट इज़ ट्रू इन द ईस्ट एशिया। अगर आप ईस्ट एशियन होल कम्युनिटी देखो तो ये चीज़ें आपको मिलती हैं वहाँ पे। अलग अलग स्टेटस के लोग सेम चीज़ को अलग अलग तरीके से बोलते हैं, उसमें जो कॉन्सोनेंट्स हैं वो उसको ऐड कर दिया जाता है। ज़्यादातर एम को ऐड किया जाता है और एन को ऐड किया जाता है। जितने ज़्यादा कंसोनेंट्स आप ऐड करते हो एक वर्ड में उतने ज़्यादा आप पोलाइट साउंड करते हो। ठीक है, कल्चरली, ऑब्वियसली इट इज़ कल्चरली, हमें ये पता नहीं चलेगा, लेकिन उनके कल्चरल कंटेक्स्ट में उनके लिए वो चीज़ ज़्यादा पोलाइट हो जाती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल टेक द केस ऑफ अ पीजेंट विल से साइकी एंड इट इज़ द रफेस्ट वर्ड। देन अगर आप टाउन मैन की, जो शहर में लोग रह रहे हैं, टाउन मैन की बात करोगे वो सिमिलर चीज़ को बोलेंगे सानिकी। देन अगर आप अरिस्टोक्रेट की बात करोगे वो बीच में एक एम भी ऐड कर देता है, समिनिकी। ओके, सो दिस वे जितने ज़्यादा आप कंसोनेंट्स बढ़ाते जाते हो उतना आप पोलाइट साउंड करते जाते हो। देन अकॉर्डिंग टू वार्धा, इन्होंने पोर्टोरिकन कम्युनिटी में, जो कि न्यूयॉर्क में काफ़ी ज़्यादा लोग हैं पोर्टोरिका के, तो उनमें इन्होंने काम किया है। सो इन्होंने काम किया है कोड स्विचिंग में। ठीक है, कोड स्विचिंग इट इज़ एन ऑपरेशन जो कि आप अलग अलग सोशो लिंग्विस्टिक ग्रुप में जब आप मूव करते हो तो इसको यूज़ करते हो। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप घर पे बैठे हो। ठीक है, अगर आप घर पे बैठे हो तो आपकी जो साउंड है, आपकी जो बातें हैं वो किसी और तरह से होंगी। ठीक है, यू विल बी मोर पोलाइट। अब अगर यही आप पीयर ग्रुप में चले गए तो आपके मुंह से उसी पवित्र, आपके जो मुंह होगा, उसी पवित्र आपकी जो वाणी होगी उसमें से गालियां निकलनी शुरू हो जाएंगी। ठीक है, दिस इज नोन एज कोड स्विचिंग, दैट यू स्विच योर डायलेक्ट, यू स्विच योर लैंग्वेज एज यू move from one cultural community or one social community to the other social community. ठीक है, दिस इज नोन एज कोड स्विचिंग, इसको आप कोड स्विचिंग कहते हो।
तो उन्होंने पाया कि पोर्टोरिकन्स जैसे ही किसी स्पेनिश आदमी को देखते हैं कि स्पेनिश आदमी उनके पास आ रहा है, वो फ्लुएंट स्पेनिश बोलना स्टार्ट कर देते हैं। वर्ड्स, स्पेनिश के जो वर्ड्स हैं वो यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये जर्मन्स में नहीं पाई जाती है, जो कि ट्रांसल्वेनियन रीजन में रहते हैं। जब वो रोमेनियंस को देखते हैं तो वो जर्मनी सिर्फ बोलते हैं। तो इसका मतलब जो ये है कि अगर जो सोशल स्टेटस है वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है लैंग्वेज में। अगर छोटे सोशल स्टेटस का, निचले सोशल स्टेटस का व्यक्ति ऊपर वाले सोशल स्टेटस वाले व्यक्ति से बात करना चाहता है, मोस्ट प्रोबेबली दे विल बी यूजिंग कोड स्विचिंग। वो कोड स्विच कर रहे होंगे, अपनी लैंग्वेज को स्विच कर जाएंगे, एटलीस्ट डायलेक्ट को स्विच कर जाएंगे। ओके अगर ऊपर वाला व्यक्ति नीचे वाले व्यक्ति से बात करना चाहता है, मोस्ट प्रोबेबली ही वांट, वो अपनी कोड स्विचिंग नहीं करेगा, अपनी लैंग्वेज को स्विच नहीं करेगा। ओके देन showing the cultural ethnic identity. Okay, so for example, there are many racist anti-racist movements in America. North America में बहुत सारी anti-racism movements हैं. So African American community, they have developed their own dialect that is called AAVE, African American Vernacular English. ठीक है, प्रेसिडेंट ओबामा की कभी स्पीच सुनना, इस उसमें भी ये डायलेक्ट मिलता है आपको, अफ्रीकन अमेरिकन वर्नैकुलर इंग्लिश वाला डायलेक्ट। ओके तो वहाँ पे वो कुछ ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो कि नॉर्मल जो अमेरिकन्स हैं वो यूज़ नहीं कर रहे होते हैं। सो इट इज़ अ वे टू शो देयर रेजिस्टेंस अगेंस्ट रेसिज्म। देन साइकोलिंग्विस्टिक्स। सो वुफ ने स्टडी किया है नेटिव अमेरिकन लैंग्वेजेस को, होपी इंडियंस की लैंग्वेजेस को। इसमें क्या होता है होपी इंडियंस में, जैसे हम भूत, भविष्य और वर्तमान, अगर टाइम की बात करें, हम टाइम को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, भूत, भविष्य और वर्तमान में। होपी इंडियंस टाइम को मैनिफेस्टेड एंड अनमैनिफेस्टेड में डिवाइड करते हैं। यानी कि उनके लिए जो कि हुआ नहीं है या फिर जो हो चुका है वो एक ही कैटेगरी में है। हुआ नहीं और हो चुका का मतलब है भूत और भविष्य, वो उनके लिए एक ही कैटेगरी में है, और वर्तमान जो है वो अलग कैटेगरी में होता है। ठीक है, सो दीज आर नोन एज द साइकोलिंग्विस्टिक्स। और इसी के अराउंड, इसी टाइम सेंस के अराउंड उनकी जो सारी साइकोलॉजी है वो बनी होती है। उनका जो पूरा कल्चर है, सिंस द कल्चर हैज़ बीन डेवलप्ड अराउंड दिस टाइम सिंटेक्स, सारा जो मिथ्या है उनका, सारा जो उनका इतिहास है, सारा जो उनका लिटरेचर है, वो सारा का सारा इसी टाइम कंटेक्स्ट के अराउंड बना होता है। तो उनकी जो लैंग्वेज है उसमें भी आपके पास भूतकाल और भविष्य के लिए ज़्यादा रेफरेंसेस नहीं मिलती हैं। उसके लिए सिर्फ उनमें सिर्फ 2 काल आपको दिखाए जाते हैं, वन इज़ मैनिफेस्टेड, अदर इज़ अनमैनिफेस्टेड। मैनिफेस्टेड प्रेजेंट, और जो उसके बाद जो मैनिफेस्ट नहीं हुआ है। देन फोनीम्स। There are no 2 languages that have same number of phonemes in an alphabet. ठीक है, अल्फ़ाबेट का मतलब है जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट दे हैव 36 और 37 फोनीम्स। ठीक है, उसी तरह पंजाबी में 35 फोनीम्स होते हैं, 35 से ज़्यादा होते हैं। ठीक है, पैर में बिंदी वाले उसके बाद में आने स्टार्ट हो जाते हैं। ओके सिमिलरली अगर आप हवाइन लैंग्वेज की बात करो, दे हैव ओनली 5 वॉवल्स एंड अबाउट 8 कंसोनेंट्स, सिर्फ इतने होते हैं। देर आर नो 2 लैंग्वेजेस दैट हैव एग्जैक्ट नंबर ऑफ फोनीम्स, सो दे आर ऑल्सो कल्चरली रिलेटिव। देन मॉर्फीम्स। मॉर्फीम्स, दे आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द लैंग्वेज दैट मीन समथिंग। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से टेक द केस, मैंने एक वर्ड बोला दैट कैट चेज्ड द डॉग।
इसमें सब्जेक्ट कौन है? कैट है, वो सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब क्या है? चेज। उसके बाद डॉग क्या है? ही इज एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वर्ब के बाद आ रहा है। कैट सब्जेक्ट क्यों है? क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है। दिस इज द सिंटैक्स, दिस इज द मॉर्फीन ऑफ द लैंग्वेज। मॉर्फोलॉजी जो है वो इसी के ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज की बनी हुई है। सब्जेक्ट वर्ब के पहले आएगा, वर्ब के बाद जो आया वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। लेकिन अगर आप रशियन की बात करो, वहाँ पे आप कुछ डायरेक्टिव्स लगाते हो, रादर आप कुछ एलिमेंट्स लगाते हो सब्जेक्ट के लिए और ऑब्जेक्ट के लिए। फॉर एग्जाम्पल, इसी चीज़ को मैं लिखूंगा कोशका सुबाकू। ए का मतलब है, जिसके पीछे ए लगा हुआ है उसका मतलब है कि ये वाली पर्टिकुलर चीज़ जो है वो सब्जेक्ट बन गई, और जिसके पीछे यू लगा हुआ है उसका मतलब है कि ये वाली पर्टिकुलर चीज़ जो है वो ऑब्जेक्ट बन गई। सो मॉर्फीन्स दे आर ऑल्सो कल्चरली रिलेटिव। ओके, देन सिमेंटिक्स। अलग अलग कंटेक्स्ट में एक ही वर्ड अलग अलग चीज़ें रिप्रेजेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लाइक वर्ड। लाइक वर्ड, अब अगर आप अमेरिकन यूथ की लैंग्वेज सुनो, स्पेशली जो फिल्म है वैली गर्ल 1983, ये वाला जो एग्जाम्पल है बहुत अच्छा एम्बर एंड एम्बर में दिया हुआ है। अगर आप उस लाइक वर्ड को प्रॉपरली स्टडी करो तो उस फिल्म में बहुत बार लाइक शब्द आया है, लेकिन हर बार उस लाइक का मतलब अलग है। ठीक है, सो दिस इज नोन एज द सिमेंटिक्स, दैट हाउ वर्ड मीन डिफरेंटली इन दी डिफरेंट स्पेसेस। अलग अलग स्पेस में वर्ड अलग अलग किस तरह साउंड करते हैं, मीनिंग उसका अलग अलग कैसे होता है। देन प्रैग्मेटिक्स। प्रैग्मेटिक्स, हाउ द वर्ड चेंज देयर पोजिशन टू मीन द डिफरेंट थिंग्स। किस तरह से जो वर्ड्स हैं वो अपनी पोजीशन चेंज कर लेते हैं और अलग मतलब निकलता है। जैसे गिव मी अ कप ऑफ टी, ठीक है, और वुड यू प्लीज़ गिव मी अ कप ऑफ टी, और प्लीज़ गिव मी कप ऑफ टी वुड यू। जो दूसरा जो लास्ट सेंटेंस है इट इज़ मोस्ट डायरेक्टिव, कि मैंने आपसे पूछा नहीं है कि आप दे दोगे या फिर नहीं दोगे, ये कप ऑफ टी मुझे दे दो। ठीक है, इसका मतलब ये निकलेगा। ठीक है, किस तरह से आप जो वर्ड्स हैं, वर्ड्स की जो पोजीशन है उसको चेंज करते हो और आपका जो पूरा सेंटेंस है, आपका जो पूरा मीनिंग है, पूरा कहने का जो भाव है वो चेंज हो जाता है। दीज आर द प्रैग्मेटिक्स। देन काइनेटिक्स, सॉरी किनेस्टिक्स। ठीक है, सो किनेस्टिक्स, कई बार देखिए, लैंग्वेज एक कम्युनिकेशन का वे है, और कम्युनिकेट हम सिर्फ वोकली नहीं करते, कम्युनिकेट हम अपने जेस्चर्स के साथ भी करते हैं, मूवमेंट के साथ भी करते हैं, फेशियल एक्सप्रेशंस के साथ भी करते हैं, आई कांटेक्ट के साथ भी करते हैं। फॉर एग्जांपल, टेक द केस इन अमेरिकन्स, अगर अमेरिकन कम्युनिटी में अगर आप अपना आई कांटेक्ट ना बनाओ, किसी के साथ साइड पे देख के बात करना स्टार्ट कर दो, तो इसको माना जाता है कि दे आर नॉट पेइंग अटेंशन टू अस। ठीक है, तो इसको एक बेइज्जती की तरह लिया जाता है, एक इंसल्ट की तरह लिया जाता है। ऑन दी अदर हैंड, अगर जापान में आप आई कांटेक्ट बना के बात करो, ठीक है, इसको इंसल्ट के तरह लिया जाता है। ओके, सो जो आई कांटेक्ट है इन डिफरेंट प्लेसेस इन डिफरेंट कल्चर इट मीन्स डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, सो इस तरह से जो आपकी मूवमेंट्स हैं, बॉडीली मूवमेंट्स हैं, आपके जो जेस्चर्स हैं, उनका भी अलग अलग मतलब निकाला जाता है अलग अलग कल्चर्स में। एंड इन द सिमिलर इज द प्रॉक्सिमिक्स। प्रॉक्सिमिक्स में यूज ऑफ स्पेस। फॉर एग्जाम्पल, टेक द केस ऑफ ब्राज़ील। ब्राज़ील में अगर आप किसी के साथ बात करना चाहते हो, देर इज़ अ लॉट ऑफ टचिंग, हगिंग। लोग सच में बहुत क्लोजली एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक बिल्कुल
क्लोज आके बात करते हैं। जितना वो क्लोज होंगे उतना ही उसमें वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं दैट वी लव ईच अदर। दिस क्लोजनेस ऑफ स्पेस इट मीन्स लव फॉर देम। बट इन द केस ऑफ जापान देर इज़ अ ग्रेटर डिस्टेंस, बीच में डिस्टेंस रख के बात किया जाता है। जितना डिस्टेंस रखा जाएगा इसका मतलब होता है यू रिस्पेक्ट समवन, ठीक है। तो जो स्पेस है इट ऑल्सो मीन्स वन इन दी वन कल्चर, अदर इन दी अदर कल्चर, ठीक है। स्पेस के भी रिलेटिव मतलब होते हैं, रिलेटिव मीनिंग्स होते हैं। देन यू हैव द पैरा लैंग्वेज, द वर्ड्स दैट डू नॉट मीन एनीथिंग but when you put those words, those sounds in a cultural context, they start meaning something. कई words होते हैं हम, ओ, on the different pitches, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई लोग रिलेशनशिप्स में होंगे, उन्हें पता होगा HMM का मतलब कुछ और होता है, H का मतलब कुछ और होता है, इसमें एक और M लगा दो इसका मतलब कुछ और हो जाता है। सो डिफरेंट पिच के ऊपर जब वर्ड बोला जाता है तो उसका मतलब कुछ और निकलता है, जो कम पिच के ऊपर जो वर्ड बोला जाता है उसका मतलब कुछ और निकलता है। दिस इज नोन एज द पैरा लैंग्वेज, ओके। दैट व्हाट फंक्शन, पिच, लाउडनेस, टेम्पो दे मीन इन द कल्चर, इन द कंटेक्स्ट ऑफ अ लैंग्वेज, ठीक है, ओके। तो ये तो है कि किस तरह से आपकी जो कल्चर है वो लैंग्वेज को डिस्टॉर्ट करती है। नाउ वी विल सी दैट हाउ योर लैंग्वेज इट डिस्टॉर्ट्स द कल्चर। इसमें ज़्यादा मटेरियल नहीं है हमारे पास, इसमें एक सबसे जो क्रूशियल हाइपोथेसिस है दैट इज नोन एज द वुफ वुफ हाइपोथेसिस या फिर वुफ सपियर हाइपोथेसिस। वुफ और सपियर ने आग लग गई थी एक केमिकल, सपियर काम कर रहे थे एज अ केमिकल इंजीनियर एक इंश्योरेंस कंपनी में। उस इंश्योरेंस कंपनी का नाम था हार्टफोर्ड। तो वो हार्टफोर्ड इंश्योरेंस कंपनी में काम कर रहे थे एज अ केमिकल इंजीनियर, और वुफ अपनी डिग्री कर रहे थे इन लिंग्विस्टिक्स, और काफ़ी सारी जो वो फील्ड स्टडीज़ कर चुके थे। उस कंपनी में आग लगी तो ये दो लोग उसको आग को इन्वेस्टिगेट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन दे मेड आई हाइपोथेसिस दैट हाउ लैंग्वेज ऑल्सो हैज़ पोटेंशियल टू डिस्टॉर्ट द कल्चरल रियलिटी ऑफ द पीपल। कल्चरल रियलिटी ऑफ द पीपल, कल्चरल रियलिटी का मतलब क्या है? हाउ यू परसीव योर वर्ड। आपके सामने जो चीज़ है वो आप किस तरह से परसीव करते हो। लैंग्वेज उस परसेप्शन को भी डिस्टॉर्ट कर सकती है। ये है आपके पास वुफ वुफ हाइपोथेसिस और वुफ सपियर हाइपोथेसिस, ठीक है। तो इस तरह से जो गैसोलीन, तो हुआ क्या था कि किसी ने परसीव कर लिया कि ये गैसोलीन का जो ड्रम है वो खाली है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम अजम्पशंस, और उसके पास जाके वो इंसान सिगरेट पीना स्टार्ट कर दिया। उसने सिगरेट वहीं पे फेंक दी, तो उसके साथ उनको पता चला कि यहाँ पे आग लगी थी, ओके। अब बात आती है कि उसने ड्रम को किस तरह से परसीव कर लिया कि ये खाली ड्रम होगा। उसने देखने की कोशिश क्यों नहीं की? ऑब्वियसली पेट्रोल का ड्रम पड़ा है आपके पास, आप उसके पास में जाके माचिस थोड़े ही ना जलाओगे। सो व्हाट मेड हिम टू परसीव दीज थिंग्स? उसको क्या ऐसा कल्चर ने, उसको लैंग्वेज ने ऐसा क्या धोखा दिया, सिंबल ने उसको ऐसा क्या धोखा दिया कि उसकी पूरी परसेप्शन ही बदल गई। सो दे सॉ कि ज़्यादातर जो लोग देखते हैं एक मार्क को देख के, मान लीजिए कि एक ड्रम है, दिस इज द ड्रम, इसके ऊपर ई लिखा हुआ है एंड ई मीन्स एम्प्टी, ठीक है। तो इसको देख के लोग एक जो चीज़ को ऑब्जर्व करते हैं वो ये देखते हैं दैट द गैसोलिन ड्रम इट इज़ विदाउट गैसोलिन, इसके बीच में गैसोलिन नहीं है, यानी कि गैसोलिन वगैरह ख़त्म हो चुकी है, इट इज़ एम्प्टी।
बिकॉज इट इज़ एम्प्टी, ये इनर्ट हो चुका है, मुझे ये कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता. देन इट बिकम्स ओके टू स्मोक द सिगरेट. देन द वर्कर ही स्मोक्स द सिगरेट. ठीक है. तो इस तरह से लैंग्वेज यानी कि एक जो सिंबल है वो वर्कर को सिगरेट स्मोक करने की तलब जगा देता है. ठीक है. वर्कर के दिमाग में ये सिर्फ इस चीज़ को, इस सिंबल को देख के, सिर्फ इस सिंबल को देख के ये ध्यान में आ जाता है, ये उसके माइंड में आ जाता है कि अब ये ड्रम मुझे कोई हार्म नहीं पहुंचाने वाला. सो वन लिंग्विस्टिक सिंबल, दे चेंज दैट लिंग्विस्टिक सिंबल, ही चेंज द परसेप्शन ऑफ रियलिटी. उस लिंग्विस्टिक सिंबल ने उसकी परसेप्शन को चेंज कर दिया. सिमिलरली एक और केस है आपके पास. लेट्स से किसी स्टोन, अगर मैं कह दूं स्टोन, स्टोन को आप किस तरह से परसीव करते हो? एक गोल सी आकार का ऐसा जिसको जलाया नहीं जा, ऐसा ऑब्जेक्ट जिसको जलाया नहीं जा सकता. ठीक है. गोल से आकार का एक ऑब्जेक्ट जिसको जलाया नहीं जा सकता, दैट इज इनफ्लेमेबल. इस पेन का नाम अगर मैं स्टोन रख दूं, देन आई विल स्टार्ट परसीविंग दैट इट इज ऑल्सो इनफ्लेमेबल. ओके. तो जो स्टोन वाली क्वालिटीज होंगी, ओनली बिकॉज मैंने इस पेन का नाम स्टोन रख दिया है, तो जो स्टोन वाली क्वालिटीज होंगी वो सारी मैं इसके साथ लिंक करना स्टार्ट कर दूंगा, बिकॉज लैंग्वेज. ठीक है. स्टोन वाला सिंबल मुझे इस पेन को देख के याद आ जाएगा क्योंकि इस पेन का नाम स्टोन है. ठीक है. तो इसको भी मैं उसी तरह से ट्रीट करना स्टार्ट कर दूंगा जैसे मैं स्टोन को ट्रीट करता हूं, इनफ्लेमेबल. मैं इसको भी इनफ्लेमेबल सोचना स्टार्ट कर दूंगा. रियलिटी में, ट्रुथ में, चाहे ये कैसा मर्जी हो, चाहे ये फ्लेमेबल बहुत ज़्यादा हो. तो इस तरह से लैंग्वेज ऑल्सो शेप योर रियलिटी, लैंग्वेज ऑल्सो शेप योर कल्चर. ओके. सो दिस इज हाउ यू शुड आंसर द क्वेश्चन. ऑब्वियसली ये बहुत बड़ा हो चुका था, इसको छोटा करके लिख दो. मैंने इसको कंप्रीहेंसिवली इसलिए समझाया है क्योंकि इसके ऊपर बहुत चीज़ें बनाई जा सकती हैं. ठीक है. बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह से पूछे जाते हैं. लिंग्विस्टिक से तो खास करके एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आने की संभावना बहुत ज़्यादा है. इस साल भी संभावना है, अगले आने वाले सालों में भी संभावना है, क्योंकि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, यूपीएससी का जो पेपर है, वो एप्लीकेशन बेस्ड होता जा रहा है. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, जिसमें एग्जामिनर चाहता है कि आप डायनेमिक होके लिखो. ओके. तो ऐसे क्वेश्चंस जो है कल्चर और लैंग्वेज के बीच में रिलेशन, इन क्वेश्चंस को घुमा फिरा के एग्जामिनर किसी भी तरह से पूछ सकता है. इनकी हाई प्रोबेबिलिटी है. ठीक है. तो ये वाले लेक्चर को मैंने ज़्यादातर इसी टॉपिक के ऊपर रखा था, ये वाली वीडियो को ज़्यादातर इसी टॉपिक के ऊपर रखा था. ओके. सो थैंक यू वेरी मच. सो इफ़ यू हैव एनी डाउट, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन. कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें ताकि मैं आपके डाउट को समझ सकूं, किस में आपको दिक्कत आ रही है, मैं वो दिक्कत को पूरा ठीक कर सकूं. थैंक यू वेरी मच.